नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी एक कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बैंडविड्थ के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैंडविड्थ क्या होता है और उसका फार्मूला वगैरह क्या होते हैं किसी भी रेजोनेंस सर्किट के लिए। तो अब देखें तो बैंडविड्थ की डेफिनेशन क्या है। द बैंडविड्थ ऑफ अ सीरीज सर्किट इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच करंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 70.7% ऑफ मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट का मतलब होता है कि रेजोनेंस करंट है। जो सीरीज रेजोनेंस होता है उसमें जो मैक्सिमम करंट होती है दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंट करंट, वही मैक्सिमम करंट होते हैं क्योंकि उस समय जो है इम्पीडेंस जो होता है वो मिनिमम होता है। तो आप देखिए तो ये डायग्राम बनाया गया है, ये रेजोनेंस कर्व ही है। इसमें मैक्सिमम करंट क्या है आपकी, ये आई मैक्स ली गई है। आई मैक्स का मतलब ये क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका आई आर, ये हो गया आपका आई आर। फिर इसकी 70.7%, 70.7%, 70.7% का मतलब होता है 1/√2 करेंगे तो ये आएगा 0.707, तो उसी को लिखा गया है। तो यानी कि ये क्या है आपका आई आर अपॉन √2, यानी कि आई मैक्स बाई √2। तो ये वो पॉइंट है 70.7%। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये दो पॉइंट हमको मिलेंगे जिसमें कह रहा है कि या तो उसके बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो ना। तो जब या तो बराबर का मतलब ये वाला हिस्सा हो गया और ज्यादा का मतलब ये हिस्सा हो गया, तो यानी कि ये वो रेंज होगी। तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 और f2 है, तो इसलिए बैंडविड्थ क्या कहा गया है, f1 से लेके f2 के बीच का जो हिस्सा है उसको बैंडविड्थ कहा गया, उसको डेल्टा f से रिप्रेजेंट किया गया है। क्या है आपका डेल्टा f। तो इसलिए डेल्टा f को लिखा गया है f2 माइनस f1, f2 माइनस f1। अब जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि ये F1 और F2 क्या है। तो F1 और F2 पे आप देखिए तो करंट की वैल्यू IR/√2 है। IR/√2 का मतलब I max/√2। तो I max/√2 के उस टाइम पे अगर हम सर्किट में पावर कैलकुलेट करें तो I² R होगी पावर, तो उसके लिए I max/√2 रखेंगे। तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, I max का स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम ये करंट है तो यानी कि उस समय ये मैक्सिमम पावर होगी, तो इसलिए लिखा गया इसको P मैक्स, तो P मैक्स बाई 2। तो इसका मतलब है कि 1/2 इंटू पावर इनपुट एट रेजोनेंस, यानी कि 1/2 हो जाएगा पावर इनपुट एट रेजोनेंस, यानी कि आधा हो जाएगा। यानी कि जब रेजोनेंस अकर हो रही होगी उस समय जो पावर है उसकी आधी पावर होगी। कब, जब हम 70.7% करंट रखते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के टाइम पे जो आपकी पावर है वो आधी हो जा रही है, इसलिए इनको जो है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ये आपको ध्यान रखना है। हाफ पावर पॉइंट हो गया और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और इनको अलग अलग अगर वर्ड यूज करना है तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर का मतलब F1 छोटा है F2 से तो इसलिए इसको लोअर कहा गया है, और F2 बड़ा है तो इसलिए इसको हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा गया है। अब इसके बाद यहाँ पर टर्म यूज किया गया, वी नो दैट एट F1 इज इक्वल टू XC माइनस XL इज इक्वल टू R। अब आप देखें तो ये कहाँ से आया है, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट बता रहा हूँ कैसे आपको समझ में आएगा। तो देखिए जो सर्किट होता है हमारा नॉर्मली RLC सीरीज सर्किट, उसमें I की जो वैल्यू होती है वो होती है V/Z, यानी कि V/Z की वैल्यू होती है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो आप देखें तो ये कह रहा है कि हमको F1 और F2 कब मिल रहा है, जब I की वैल्यू I max/√2 हो जाए। I max/√2 का मतलब IR/√2, और IR की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है IR इज इक्वल टू क्या होता है आपका V/R। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा कि हम कैसे जो है IR/√2 ला सकते हैं। तो उसके लिए ये तभी पॉसिबल है जब XL माइनस XC की वैल्यू, यानी कि ये जो हिस्सा है XL माइनस XC की वैल्यू या तो प्लस R या फिर माइनस R हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो आप देखें तो क्या हो जाएगा V/√, अगर प्लस R माइनस R रखते हैं तो ये हो जाएगा R² प्लस R रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तब भी R² आएगा, माइनस R रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तब भी R² आएगा, तो ये आ जाएगा R², यानी कि V/√2 इंटू R। और V/R की वैल्यू ये क्या होगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी IR/√2, यानी कि IR/√2 करंट की जो वैल्यू है वो तभी मिलेगी हमको जब हमारा XL माइनस XC की वैल्यू या तो प्लस R होगी या फिर माइनस R होगी। तो इसीलिए जो है यहाँ पर यूज किया गया XL माइनस XC, XC माइनस XC इज इक्वल टू R, और यहाँ पर नीचे यूज किया गया XL माइनस XC इज इक्वल टू प्लस R।
हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक्सएल माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर है। तो आप देखिए, तो ये हमने टर्म यूज़ किया, एक्सएल माइनस एक्स इज इक्वल टू आर, वो भी प्लस और माइनस का। तो अब यहाँ पर F1 इक्वल टू ये रिलेशन क्यों लिखा गया है? तो हम लोगों ने रेजोनेंस कर्व में देखा था कि इस हिस्से में क्या है आपका, XC की वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, XL में। और इस हिस्से में अगर हम देखें तो यहाँ पे XL की वैल्यू ज़्यादा है XC से। तो ये वाला हिस्सा में ही आपका रेंज क्या आ रही है, F1 की वैल्यू आ रही है, इस रेंज में ही। तो लेकिन हमको अगर XL माइनस XC, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए तो इस पर्टिकुलर F1 वाली रेंज में जो है, F1 जहाँ पर है उस रेंज में XC बड़ा है, यानी कि यहाँ देखें तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, F1 के लिए XL माइनस XC इज इक्वल टू माइनस आर। और जब हम यहाँ पर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा XC माइनस XL इज इक्वल टू आर। और हमें पता है कि XC की वैल्यू 1/ओमेगा c, तो 1/ओमेगा c रख दिया। और F1 की बात हो रही है तो करस्पॉन्डिंग जो है ओमेगा 1 लिखा जाएगा। ऐसे ही XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा एल लिख दिया, इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम F2 की बात करें, F2 यानी कि इस पॉइंट की, तो हमको पता है कि यहाँ पे XL की वैल्यू बड़ा होता है, तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिया गया है, XL माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस आर। तो उसके बाद फिर से वैसे ही जैसे ऊपर आपने किया है, 1/XC की वैल्यू 1/ओमेगा c और XL की वैल्यू ओमेगा एल। लेकिन F2 की बात है तो इसलिए करस्पॉन्डिंग जो है ओमेगा 2 यूज़ किया गया है। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे RHS जो है वो 0 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमको ये इक्वेशन मिलेगी। इसमें आप देखें तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों इससे कट जाएंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/LC। तो ये वैल्यू हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें पता है, हमने लिखा है यहाँ वी नो डैट 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये आपको पता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो FR होता है वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। ये फॉर्मूला होता है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई FR इज इक्वल टू अंडर रूट 1/LC। और ये 2 पाई FR होता है, यही क्या होता है आपका ओमेगा आर। यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो वही ये टर्म यहाँ पे लिखा गया है, ये जो टर्म आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर L की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो हमें क्या मिलेगा, 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू C, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये हमने इक्वेशन नंबर 5 लिख लिया है। अब हम देखें तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 इसका इस्तेमाल करें, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का इस्तेमाल करें। यहाँ पे हम 3 और 4 लिख सकते हैं, तो भी बात एक ही है। तो हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/LC है, यहाँ पर भी 1/LC है। हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ओमेगा आर का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। अब उसके बाद हमने ये वैल्यू लिखी है, ये कैसे आ गया है आपका, आप देखिए तो यहाँ पे 2 पाई FR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई F1 इंटू 2 पाई F2। ये जो इक्वेशन है उसको, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई और 2 पाई का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर भी 2 पाई का स्क्वायर है, तो ये यहाँ से कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, FR इज इक्वल टू F1 इंटू F2 अंडर रूट में, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरीके से हमको एक रिलेशन यहाँ पे मिल जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इसके बीच में। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है वो क्या है, हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऊपर 1 - 2 किया था, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा और हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये वैल्यू हमको मिलती चली जाएगी। इसके बाद आप देखें तो यहाँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पता है कि ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की जो वैल्यू होती है वो अभी आपने यहाँ पे लिखा है, वो कितनी होती है, ओमेगा आर का स्क्वायर होता है। तो ओमेगा आर का स्क्वायर है, यहाँ पर आप देखें तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की जगह पे क्या रख दिया है, ओमेगा आर का स्क्वायर। इसके बाद जो है हमें L की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। L हमने ऑलरेडी इक्वेशन 5 में यूज़ किया हुआ है, तो इक्वेशन 5 में ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे नीचे रख देंगे। तो L की वैल्यू रखेंगे, L की वैल्यू आप देखें तो L की वैल्यू जो है 1/ओमेगा आर का स्क्वायर इंटू C है। तो ये भी यही वही वैल्यू है 1/ओमेगा आर इंटू C। तो यहाँ दोनों आपस में जुड़ने हैं तो यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा।
और जब 2 टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ पर देखें ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हमको मिलेगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा आर का स्क्वायर इंटू आर सी आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओमेगा आर इंटू आर इंटू सी। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, आप देखिए, तो हमें यहाँ पर हम क्या सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि ये ओमेगा आर को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे की तरफ ले आए, उसके बाद ये बचेगा क्या, ओमेगा आर, इतना हिस्सा बच जाएगा, और ये होता है Q इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर इंटू आर सी। तो यहाँ पर ऊपर है वैल्यू, तो यानी कि इसको हम 1 अपॉन Q लिख सकते हैं, जहाँ पे Q जो है वो क्वालिटी फैक्टर है। इसका भी डेरिवेशन आगे के वीडियोस में आपको मिल जाएंगे कि Q की वैल्यू ये कितनी कैसे फाइंड होती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अब देखें, ये वाली इक्वेशन से हमको मिल गया है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन Q, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन Q। और ओमेगा 2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई f2, और ओमेगा 1 की 2 पाई f1 इज इक्वल टू 2 पाई एफ आर अपॉन Q। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, f2 माइनस f1 इज इक्वल टू एफ आर अपॉन Q। और f2 माइनस f1 ही क्या है हमारा, ये बैंडविड्थ है, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा f, यानी कि डेल्टा f इज इक्वल टू एफ आर अपॉन Q हमको मिल जाएगी वैल्यू। तो ये हमारा जो है बैंडविड्थ का डेरिवेशन है फॉर RLC सीरीज सर्किट। आशा करते हैं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर उसको लिखें। धन्यवाद।